ये है कि देखो, आप जब प्रिपरेशन चालू करते हो ना, और फाइनली जब इस कंपटीशन की दुनिया में घुसते हो, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि परफेक्ट टाइम आपका कभी भी नहीं आएगा। आपको हमेशा ये फील होगा कि यार, इस बार ये इशू हो गया, इस अटेम्प्ट में ऐसे हो गया। कभी कोई हेल्थ इशू हो जाएगा आपको, कभी कोई नियर रिलेटिव्स, किसी का कुछ उनके दिक्कत हो जाएगी, कभी हो सकता है किसी किसी को फाइनेंशियल इशू हो जाएंगे। एक टाइम के बाद हो सकता है आपको एंजाइटी क्रिएट हो जाए। कहने का मतलब, ये जो कंपटीशन है ना, ये मेरे हिसाब से लाख में कुछ एक आध के साथ ऐसा होता होगा कि वो आया, उसने तैयारी की 1 डेढ़ साल, वो जज बन गया, पोस्ट पे बैठ गया। वो आया, उसने तैयारी की 1 डेढ़ साल, वो आईएएस बन गया और पोस्ट पे बैठ गया। ये बहुत कम, बहुत कम लोग होते हैं। जनरली ये होता है, लोग आते हैं, तैयारी करते हैं, बीच में किसी को कुछ हो जाता है, आपके फैमिली में कई बार इशू हो जाएगा, आपके खुद की मेंटल स्टेट का हो जाएगा, कभी कभी हेल्थ का इशू हो जाएगा, कभी तैयारी से 10 दिन पहले किसी आसपास के इंसान को सडनली पता चलेगा कि उसको ऐसा हो गया। और उस आप बहुत मेहनत करके जाओगे, और उस अटेम्प्ट में ऐसा लगेगा कि इस बार पक्का पक्का हो जाएगा। और कई बार जब बदकिस्मती होती है, हो सकता है कि उस बार वो चीज ना भी हो। जैसे आज विनेश फोगाट का अपन एग्जाम्पल देखते हैं रेसलिंग में, तो विनेश का कोई इस बार बैड लक नहीं था। रियो में भी वो इंजर हुई थी, उसके बाद में जो आया उसमें भी उसके 12 साल की मेहनत खराब गई है इस बार, इस डिस्क्वालिफिकेशन से। बट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि वो रिजाइन नहीं करेगी। उसने अभी भावुक होकर रिजाइन किया है, वो कम बैक करेगी रेसलिंग। कहने का मतलब ये है कि मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एक कंपटीशन की एक चीज ये होती है कि मैंने हमेशा ऐसा फील किया कि अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ या ज्यादा जल्दी ग्रेब कर लेता हूँ एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन, तो वो ज्यादा आगे जाता है। ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी और ये जो कंपटीशन है ना, उसमें आपका आईक्यू मीडियम लेवल पे चल जाएगा चाहे, पर आपका जो डिटर्मिनेशन है ना, परसिवरेंस, वो बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। जो भी इस फील्ड में आ गया और जो टिका रहता है ना यहाँ पे, वो आराम से जज भी बन जाता है। नहीं तो अगर उसने 2 3 साल सच में मेहनत की है, तो यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, नहीं तो जेआरएफ, नहीं तो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सीबीआई, इन्वेस्ट आईओ वाला डिपो पोस्ट है, वो प्रोफेसर गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ वो जरूर निकाल के लेके जाता है इस तैयारी में से। पर वो जब भी पॉसिबल होता है, जब वो उसको अपने ईगो को साइड में रख के वो ये डिसाइड करे कि ठीक है, अब अगर इसमें घुसे गए हैं फील्ड में, तो फिर अब ऊपर नीचे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि होता यही है कि फर्स्ट बीए इस बार लगा हो जाएगा पक्का, नहीं हुआ, फिर एंजाइटी हुई, दोस्त बिछड़ गए, समय के साथ जिम्मेदारी बॉयज की सबकी होती है जिम्मेदारी, तो गर्ल्स की, बॉयज की, बॉयज के फाइनेंशियल आ गई कि अब तू 25 का हो गया यार, हम कितने दिन पैसे लगाएंगे तेरे। तो ऐसे स्मूथ जर्नी नहीं होती है कंपटीशन कि आप टेबल कुर्सी पे बैठ गए और चालू करोगे और एग्जाम क्लियर हो जाएगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अपने ही किसी स्टूडेंट का ऐसा रिसेंटली हुआ था, तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं, अनिमेश प्रधान को देख लो, जो इस बार यूपीएससी की सेकंड रैंक थी, उड़ीसा से। बेचारे के कुछ साल पहले 15 के आसपास उसके फादर एक्सपायर हो गए, और इंटरव्यू के टाइम पे कुछ उसके मदर एक्सपायर हो गई कैंसर से। तो उनको पूछा था कि हाउ योर पेरेंट्स आर फीलिंग, योर पेरेंट्स मे बी फीलिंग रियली प्राउड। उन्होंने बोला कि तैयारी चालू की तब पापा हो गए थे, और तैयारी से पहले मम्मी एक्सपायर हो गई। और ये बोलना बहुत आसान है, सोच के देखो कि हम अल्टीमेटली पढ़ते हैं अपनों को प्राउड फील कराने के लिए और उनके सामने खुशी देखने के लिए। पर जो जिनके लिए पढ़ाई की, जिन्होंने अपने को सारा बनाया, इतनी दूर तक लाया, अगर वो सामने ना हो तो कैसे लगता है। बट उस वक्त भी जो मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा टफ होता है, अपने इमोशंस को अपने पे हावी नहीं होने देता, वही बाजी मारता है। तो सिर्फ इंटेलिजेंस कभी काम में नहीं आता, इंटेलिजेंस के साथ डिसिप्लिन, परसिवरेंस, ये मानना कि यस कैसे भी करेंगे, पर करेंगे कैसे भी करेंगे, वो अंत अंत में हमेशा ही काम में आता है। तो ये आप कंपटीशन में भी ध्यान रखना। क्योंकि मेरे ही साथ के थे, जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं आज जब उनसे बात करता हूँ, मुझे फील होता है कि नहीं यार, हर हर किसी की बस की भी नहीं है। कोई हर आदमी रोज टिके बैठे पढ़े, रोज 8 घंटे कुर्सी पे बैठे, टेबल पे बैठे, ये चीज
इतनी है नहीं पॉसिबल। चलो अब मुझे सुना दो फटाफट। पहले आई विल स्टार्ट विथ इंडेक्स। ओके, तो आपको इंडेक्स याद है? इफ आई आस्क यू अबाउट द एग्जीक्यूटिव। यस सर। हाँ मतलब 52 से है सर। हाँ। 52 में अपना वो दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। और हम्म, 53 में कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो वेस्ट करती है प्रेसिडेंट के अंडर। और हम्म, प्रेसिडेंट अपना नॉमिनल हेड होता है और टाइटुलर हेड हम्म, भी होता है। डी हम्म, ज्योरे हेड होता है। हम्म, और इसके अलावा फिर 53 में हो गया। 54 उसका इलेक्शन बताता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से उसका मैनर ऑफ इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। हम्म, और फिर 55 में उसका वो बताता है क्या कहते हैं कौन उसको, सॉरी 54 में ही ये बताता है कि उसको इलेक्ट कौन करता है। पहले तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस और इसके अलावा लेजिस्लेचर के भी इलेक्टेड मेंबर दोनों मिलके ही वोट करते हैं। एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। फिर 55 में हो गया। फिर 56 टर्म होता है। टर्म में 5 ईयर का टर्म होता है प्रेसिडेंट का। हम्म, और वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और अगर इफ वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है तो लोकसभा के स्पीकर को देते हैं। लेकिन जब तक ठीक है, जस्ट दूसरा, इंडेक्स सुनाओ, जस्ट इंडेक्स। ठीक है ठीक है। 57 एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, 58 क्वालिफिकेशन, हम्म, 59 कंडीशन, 60 ओथ, हम्म, 61 इम्पीचमेंट। देन हम्म, हाँ इम्पीचमेंट। देन 60, 61 इम्पीचमेंट था। 62 नहीं याद है सर। फिर इसके बाद उनकी पावर होती है, हाँ एग्जीक्यूटिव पावर होती है 53, 77, 29, 299। और फिर ऑर्डिनेंस पावर होती है 123। और बाकी और पावर होती है, चेयरमैन वगैरह को इलेक्ट करते हैं। करेक्ट, ठीक। गीता आप मेरे को ये वाली बार इंडेक्स सुना देना क्विकली, जितना आपको याद है। आप फिर से सुनाइए एक बार, बिकॉज मैं थोड़ा बेटर सुन सकता हूँ। 52 से सुनाइए गीता, सिर्फ इंडेक्स सुनाना आप मेरे फिफ्टी ख्याल से। सर 52 से सुनाना है सर। हाँ। हाँ सर 52 में प्रेसिडेंट होगा, सेकंड में एग्जीक्यूटिव हेड होगा, थर्ड में इलेक्शन हम्म, होगा उसका। 54 में, 55 में फिर मैनर होगा किस तरीके से होगा। फिर 56 में उसका हम्म, टर्म होगा। 57 में एलिजिबिलिटी होगी। 58 में क्वालिफिकेशन होगी। 59 में कंडीशंस होगी। 60 में ओथ होगी। 61 में प्रोसीजर होगा, वो सॉरी 61 में वो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होगा। और फिर 62 में सर जो कैजुअल वैकेंसी होती है वो होगा। 63 हम्म, में वाइस प्रेसिडेंट होगा। 64 में वो ऑफिशियल चेयरमैन होगा। फिर 66 में, सॉरी 65 में फिर वो जब एब्सेंट होगा प्रेसिडेंट तो वो उसका काम हम्म, करेगा, वो वाला है वाइस हम्म, प्रेसिडेंट का। फिर 66 में उसका इलेक्शन होगा। 67 में टर्म हम्म, होगा। 68 में कैजुअल वैकेंसी होगी। 69 में ओथ होगा सर। 70 में प्रेसिडेंट का फंक्शन, वो कंटिजेंसी जो होती है उसमें हम्म, फंक्शन कैसे करेगा, वो होगा। फिर उसका 71 में मैनर होगा कि कैसे वो जो इलेक्शन होता है हम्म, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, उससे रिलेटेड मैटर है। 72 में पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की। और सर 73 में होगा जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की उसका एक्सटेंड कितना होगा सर। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुरू होता है सर 74 से लेके हम्म, 74 और 75 में। तो 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और 75 में अदर प्रोविजन होंगे जो और मिनिस्टर्स होते हैं उनके उससे रिलेटेड। फिर 76 में अटॉर्नी जनरल होंगे सर। और उस 77 और 78 में सर उनका कंडक्ट जो होता है गवर्नमेंट बिजनेस वो प्रेसिडेंट का उसके लिए है। तो 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो होता है वो होगा और 78 में ड्यूटीज होंगे। फिर सर पार्लियामेंट होता है 78 से लेके 88 में। तो ठीक है, सेवेंटी एक नाइन मिनट में यहीं पे। कंपोजिशन। ओके, यहाँ तक ठीक। आगे का बात मुझे, अब मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर करना। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीएम इज अपॉइंटेड? ऑप्शन दे रहा हूँ: आर्टिकल 75(1), आर्टिकल 75(2), आर्टिकल 75(3), आर्टिकल 74। 74, 75 1। 75(1), 74 कभी मत कर देना। और वो भी 75 में भी पर्टिकुलर 75(1) नेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि 75(1) में अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम है, 75(2) में प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और 75(3) में प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑल मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा।
अल्टीमेटली रूलिंग पार्टी जो है और बाकी सारे मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। ये 75(3) है आर्टिकल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों के दोनों उधर स्टेट में भी मिलेंगे आपको, सीएम वाले सेक्शन में, समझ रहे हो? तो ये तीनों जो मैंने बाइफरकेट करके लिखा है, 75(1) अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, 75(2) इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 75(3) कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। अब मेरे को एक चीज और बताओ जो आपको पूछी गई है, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्टरल कॉलेज कहाँ मेंशन है? ऑप्शन है आर्टिकल 66(1), 66(2), 66(3) एंड 65। 66(1). 166(1). हाँ, 1 याद रखना प्रॉपरली, इलेक्टरल कॉलेज 66(1) में। अब मुझे एक क्वेश्चन आप बताओ कि जो इलेक्टरल कॉलेज है, तो आप सबको भी आता होगा कि इलेक्टरल कॉलेज में कहाँ पे नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों है और कहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड है? सर प्रेसिडेंट में दोनों इलेक्टेड है और वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड है। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट में और क्या है? इलेक्टरल कॉलेज पे कंपोजिशन बता दो सिंपल सा प्रेसिडेंट का। पांडुचेरी और दिल्ली है सर उसमें जो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मतलब ये क्या लिखा है, दिल्ली एंड पांडिचेरी, हिमांशु से, ठीक है। अब मुझे एक डायरेक्टली क्वेश्चन बताओ कि प्रेसिडेंट जो होता है वो कई बार कानूनी मुद्दों में सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है, इसका सेक्शन क्या है, आर्टिकल क्या है पर्टिकुलरली? 143। 140 है 143। और उसमें 143, एक मिनट, क्या क्या आंसर किया है? 143, 143। अब मेरे को उसमें केस लो बताओ, वो बाउंड है या नहीं सुप्रीम कोर्ट? whether Supreme Court is not, Supreme Court is not bound to give decision. सर री बाउंड तो केरला, नहीं है सर। रे केरला बिल करके जो केस है उन्होंने बोला था। हाँ ये आपके नेट में पूछा है। अब मेरे को एक क्वेश्चन ये भी बताओ जो आपके नेट का ही है कि जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है इसका, 72 का? पहले यस, देखो तो पार्डन, यस सर। एपोरू करके कोई केस सुधाकर है। वाला केस है, एपोरू। सुधाकर वर्सेस आंध्र प्रदेश। हाँ, यूपुर सुधाकर का नेट का आपका क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बताओ, बट आप, हाँ चलो, इलेक्ट्रिकल कॉलेज का तो कम से कम याद रखना, आर्टिकल 66(1) में इलेक्ट्रिकल कॉलेज है, वो आपके नेट में पूछा गया। बाकी चाहे 66(2) और 3 और 4 अगर याद ना भी हो तो भी इतना कोई इशू नहीं है। और सीएम का क्या है? जैसे यहाँ पे अपन प्रेसिडेंट देख रहे हैं, वहां पे यहाँ पे पीएम दिख रहे हैं, तो सीएम के अपॉइंटमेंट को उसमें जैसे 72 की पार्डनिंग पावर है, तो वहां पे कहाँ पे है पार्डनिंग पावर स्टेट में? 161 सर। 160। उसमें आपने लेक्चर्स में वो 89 वाली टेक्निक देख ली थी? अगर यहाँ पे 72 में है ना पार्डनिंग पावर, राइट, 72 में है ना पार्डनिंग पावर, उसमें 89 जोड़ दो, 161। वो एक टेक्निक थी, स्टेट में 89 जोड़ना पड़ता है मैक्सिमम में। तो स्टेट का, या अगर यहाँ पे 72 की पार्डनिंग पावर है तो वहां पे 89 जोड़ दो, उधर की पार्डनिंग पावर आ जाएगी स्टेट की। ये ट्रिक देखी थी आपने? हम्म। सर आपके लेक्चर में तो नहीं देखी, लेकिन वैसे ही पता थी पहले से। हाँ चलो चलो, अच्छी बात है, बस बात यही है कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा गीता, आपने एक ये बोला था कि 71 में मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, तो इसको कौन डिसाइड करता है? जी सर। पार्लियामेंट करता है, लोग जो मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू
इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको सॉल्व करता है, पार्लियामेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। सर भूल और गई। पार्लियामेंट करता है ना अनुबा सुप्रीम कोर्ट करता है। सर। सुप्रीम ध्यान कोर्ट तो जब कोई दिक्कत होती है तो करता है, वरना उसके इलेक्शंस तो रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट होते हैं। रेगुलेशन के नहीं, वो जैसे नियम बनाने लगा है, डिस्प्यूट की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल हाँ, 72 में डिस्प्यूट जो का आप सर, डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट देखता है। सुप्रीम कोर्ट देखता है, जबकि अगर इंटर स्टेट रिवर का डिस्प्यूट हो तो पार्लियामेंट देखेगा सर। पार्लियामेंट। कल मैंने बताया, हाँ, रिवर का डिस्प्यूट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, क्योंकि वो चाह के वैसे रखा है। इंटर स्टेट में अगर कोई भी रिवर का डिस्प्यूट हो ना, हरियाणा इसको पानी नहीं दे रहा, राजस्थान उसको नहीं दे रहा, पंजाब, SYL SYL ठीक है। ये तो जस्ट एक रिकेप था आपको देखने के लिए कि आपको क्या क्या पढ़ रखा है आपने, कितना अच्छा है। इसके अलावा काउंसिल का आपने देख लिया, देख लो आपके नेट 2018 का है, जो मैं 75(3) बता रहा हूँ ना आर्टिकल, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, वो 17 का क्वेश्चन बाकायदा ये पूछा। अच्छा, 75(2) भी पूछा है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, 75(2), तो इसका बाइफर्केशन इसलिए लिख रखा है मैंने। अब मेरे को एक खास बात बताना, मान लो आपके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मान लो 100 सर एमएलए हैं। काउंसिल ऑफ सर 15%। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% होते हैं सर पूरी टोटल स्ट्रेंथ के। कौन से अमेंडमेंट से आया ये? 91st नाइन अमेंडमेंट है सर, 2003 ईयर? में। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है। अटॉर्नी जो है अटॉर्नी जनरल, उसका रिमूवल प्रोसीजर सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 124 सेक्शन। एंड एंड क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन सर, वो वही जज वाला, सुप्रीम सेम कोर्ट के क्वालिफिकेशन। जजेस होने सुप्रीम कोर्ट के और जज सुप्रीम होने कोर्ट के लायक जज जो की क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन कौन से में मेंशन है? एग्जैक्ट क्या सर? सेक्शन, एग्जैक्ट वन आर्टिकल कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशन का? 124 का 3, एकदम राइट। और रिमूवल? 124 का 4। और जहां पे हम अटॉर्नी जनरल मान रहे हैं, वहां स्टेट में क्या मानेंगे? एडवोकेट जनरल बाय सेक्शन 165 एडवोकेट जनरल बाई 165, ठीक है। आर्टिकल। वही हो गया ना, 89 जोड़ते ही 165 आ गया। ठीक है, राइट। आई गेस आपको, मेरे हिसाब से इस बार ध्यान इस पे ही होना चाहिए आपका कि सिलेबस टाइम पे हो जाए बस आपका। और थोड़ा ब्रेक व्रेक मत लेना, लास्ट डेज की इंटेंसिटी मैटर करती है बहुत। बाकी लगभग लगभग चीजें आपके पॉलिश हैं। ठीक है, वी विल डायरेक्टली डील विद क्वेश्चंस नाउ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को डील करना था, सुप्रीम कोर्ट को बाद में करेंगे, आज लैपटॉप पर दिखाऊंगा, क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट। इवन मैं भी एक्साइटेड हूँ कि इस बार फाइनली रिजल्ट आ जाए। कितना लंबा टाइम हो गया पढ़ाते, पिछले वाले बैच को पढ़ाया तो एग्जाम ही कैंसिल हो। So, इस बार अच्छा, एक इनसाइड क्या लिखा है सर? हाउ मेनी मैराथन रिवीजन क्लासेस कंप्लीटेड टिल नाउ? अभी तक दो हो गई है, आज की सबसे डाउन क्लास है, मतलब इससे ज्यादा एक्स्ट्रा है, बहुत इंटेंसिटी की थी पहले वाली दो। आज थोड़ा सा लैपटॉप का इश्यू था, इसलिए वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो उसको, है ना हिमांशु? हमारा टारगेट है, एंड वेयर वेयर वो अवेलेबल है ऐप पे, लक्ष्य बैच में। बाकी जो फर्स्ट रिवीजन है कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास का, फर्स्ट रिवीजन क्लास, जिसमें अनुभा ने, गीता ने, स्मृति ने काफी आंसर्स किए थे अच्छे से, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो मेरे चैनल। यूट्यूब पे तो एक ही अवेलेबल है, सेकंड भी डाल दूंगा। अच्छा आकांक्षा, आपके लिए एक न्यूज और बाकियों के भी लिए, अगर पढ़ना चाहो तो,
आज हम यूनिवर्सिटी में गया था, तो इस बार जब मेहनत करके कैसे भी अपना नेट क्लियर कर लेना। आज ऐसे ही बैठे थे तो एक स्टूडेंट ने बोला कि यार अच्छा हुआ हमारा जहाँ चाहते थे वहाँ पीएचडी में एडमिशन हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 2019 के बाद डायरेक्ट मेरे टाइम पे 24 में वैकेंसी आई है। 3 3 4 4 साल पीएचडी में लग जाते हैं, वहाँ पे वैकेंसी डिक्लेयर नहीं होती कई बार। डिले प्रोसीजर है ना गवर्नमेंट। अब प्रेजेंट में याद रखना मानिंदा, अगर आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो तो आपको समझ लो, पंजाब यूनिवर्सिटी की वैकेंसी आ रखी है पीएचडी की, तो वहाँ फॉर्म तो फिल कर देना जिसको भी वहां से करनी है पंजाब यूनिवर्सिटी से, क्योंकि क्या है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का सर बहुत कम आता है। सर मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी से करनी है। हाँ वहाँ अप्लाई कर देना, वहाँ पीएचडी की सर मैंने वैकेंसी। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से करनी है, अच्छा पटियाला अच्छा। से। अच्छा ठीक है। तो वो, और उसके अलावा एक न्यूज ये भी है, बाकी जो भी कोई राजस्थान से अदर से भी हो, यूनिवर्सिटी की इनसाइड वैकेंसी आ रही है। ठीक है, आज हम वीसी के पास वाइस चांसलर बता रही थी कि बहुत जल्दी इनसाइड वैकेंसी निकाल रहे। इनसाइड मतलब समझ गए, जिसमें आरपीएससी का कोई लेना देना नहीं। आपके एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, एमपीपीएससी, जो आपके एग्जाम्स को डील करता है। यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फायदा होता है, यूनिवर्सिटी के पास खुद का फंड होता है। यूनिवर्सिटी पे किसी का लोड नहीं है, किसी पब्लिक सर्विस कमीशन का, इसलिए वहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं वो बहुत मस्त रहते हैं, चिल एकदम। कोई ज्यादा वही नहीं है, ट्रांसफर नहीं हो लाइफ टाइम। एक बार जहाँ अपॉइंटेड वहाँ अपॉइंटेड, पूरी लाइफ टाइम तक अपॉइंटेड। 65 और कर दिया उन्होंने एज बढ़ा के रिटायरमेंट की 60 और 1.8 लाख के अराउंड पेंशन। तो मतलब ये वैकेंसी ऐसी होती है कि 6 साल बाद में आ रही है, ऐसी टाइप की यूनिवर्सिटी। लास्ट टाइम कुछ 18 शायद ऐसे बताते हैं तब आई थी। तो कोई भी जो चाह रहा है तैयारी करो, वो फटाफट नेट क्लियर कर लेना इस अटेम्प्ट में, ताकि वो आप वैकेंसी दे पाओ आप। चलो आ जाओ questions करने। तो एक ऐसे ऐसे एमटीएस का एग्जाम होता है, 55 लाख फॉर्म भरे हैं उसमें, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। नॉर्मल जॉब हो शायद लेवल सर 4। ये 5 7 साल के प्रीवियस ईयर कर ले तो सफिशिएंट है। हाँ। अच्छा, डायरेक्टली एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं सर, प्रैक्टिस। ऐसे थ्योरी पड़ी हुई है, हाँ थ्योरी हाँ, पड़ी तब हुई है 5। सफिशिएंट, तब सफिशिएंट, सब आराम से सफिशिएंट। 7 1 साल के पेपर लगा लो, 7 साल में 1400 क्वेश्चन लॉ के हो गए, और 100 के 700 क्वेश्चन वो हो गए, बहुत है। 2000 क्वेश्चन किसको बोलते हैं, 2000 क्वेश्चन। चलो आ जाओ, अब आप सीधा आंसर करना चैट बॉक्स में। 27 से कर लिया था कल। हाँ, अब आ जाओ क्विकली। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर करो भाई, चैट बॉक्स। ए, ठीक है। ए, ठीक है। ए, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, ये सारे आपके काम के क्वेश्चन है, सीधा रट जाना इनको, अगर याद भी नहीं हो तो गलती मत करना। बिल्कुल सही अनुमान, अनुमान सारा करो। ए गलत, हिमांशी। आंसर आएगा 12। 28 का नेट 2018 के समथिंग का आपका पीवाई है। बी याद रखना, मोहम्मद आसिफ मानिंदा सब। बी, 12। और ओपन आंसर मत करो, डायरेक्ट मैसेज करो मेरे को, क्योंकि बाकी स्टूडेंट को दिखना चाहिए, है ना। डायरेक्ट मैसेज आने चाहिए मेरे पास ओपन आंसर में। गोलक, ठीक। क्या बोल रहे हो, 29 का सुप्रीम कोर्ट हेल्ड प्रियम्बल इज, ना ना 29 का कैसे गोलक, सी आएगा ना। गोलकनाथ कैसे सोचता, केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला, उनका स्वांसी। अच्छा मैं ऐसे बोल दूं यहाँ पे, प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन क्या नाम आना चाहिए केस का।
अगर यहाँ पे लिखा होता प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या नाम आना चाहिए था? बोम्बई। करेक्ट है, पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे। ना ना, ए नहीं, बेरोबरी यूनियन में तो नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। एस आर बोम्बई का केस है जिसमें से सेक्युलरिज्म बेसिक फीचर मानते हैं, उसी में ये भी बोला था कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट, यूज किया था इंटीग्रल पार्ट, और पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है वो, हायरार्की में भी पूछता है वो। 30 बता दो। 30 का एंड 93rd अमेंडमेंट होगा, ऑप्शन सारे गलत। 30 का 93rd अमेंडमेंट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 का 93rd अमेंडमेंट होगा। ओके ओके, वेरी वेरी, थैंक यू सो मच अनुभव। एक चीज आप जैसे भी आप टाइम मिले एक चीज बताना, क्योंकि आपने सारे पेपर सोल्व कर रखे, उस टाइम पे मैंने वो अमेंड नहीं किया था, दो तीन जो क्वेश्चन थे उनको सही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30, कल परसों एक क्वेश्चन नंबर 1 था वो, और क्वेश्चन नंबर 30, ये दोनों ठीक करना है। ऑप्शन सारे इसमें। एक मिनट, क्लोज 5 ऑफ आर्टिकल 15 हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। हाँ सही। 30 का ए, नहीं नहीं, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, उसी की बात कर रहे हैं ना अनुभव? हाँ सही है, 93rd अमेंडमेंट है। यस सर, 93rd अमेंडमेंट है, करेक्ट। इसको ठीक करना है यहाँ पे 92nd की। Okay. अब मेरे को बताओ 31 क्विकली। बी, बी। हम्म, ठीक है। 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है भाई? बी। 32 का क्या होगा? अच्छा मुझे ये बताओ, ये ऑप्शंस गलत है सारे अनुभा। या तो और मान लो, क्या दिक्कत है? 32 में क्या दिक्कत है? एक सेकंड, क्या टाइप का प्रयास? हम्म, सही है बड़ा। वॉर एक्सटर्नल जो आंसर की मैं दिया था। ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर यहाँ पे अपन आर्टिकल 352 की नेशनल इमरजेंसी के हिसाब से माने, तो आर्म्ड रिबेलियन से पहले क्या था और किस अमेंडमेंट से ये चेंज हुआ है? 44 से। इससे पहले क्या था? इंटरनल डिस्टरबेंस। क्यों? आपको सबको पता है, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी ला उसकी इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे की। अब इंटरनल डिस्टरबेंस को मतलब वर्ड को बेटर की भाई, जब वास्तव में हथियारों के द्वारा सशस्त्र विद्रोह जब होता है, आर्म्ड रिबेलियन को हिंदी में बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह है। शस्त्र के साथ जब विद्रोह है ना, तब आप इमरजेंसी का ग्राउंड बनाओ उस पनिशमेंट में, सिर्फ इंटरनल डिस्टरबेंस पे, है ना? क्वेश्चन नंबर 33। अनुभव में आप क्लास के बाद में आपको एक दो चीजें पूछूंगा, आप कहाँ कहाँ बोलो, इसका आंसर होगा इंटरनल का, इंटरनल 32 का। 32 इसका आंसर, हाँ। उसको ठीक करना पड़ेगा, आप सही कह रहे 33। सी कैसे? एक गोपालन में तो बात ही नहीं हुई थी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल की। एक गोपालन में कहाँ हुई थी? उन्होंने बोला था एक गोपालन में तो कि वी आर नॉट डीलिंग विद एनी रीजनेबिलिटी एंड फेयरनेस। बाद में जब महात्मा गांधी का एयरपोर्ट पे वो किया था सीज पासपोर्ट, तब की बात है, फेयर एंड रीजनेबल की। तो आंसर तो बी होगा ना, बी। गीता, ध्यान रखना। गीता आई गेस अगर आपका थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में ऊपर नीचे हो रहा हो ना, तो प्लीज अभी भी टाइम है, आप लेक्चर्स देख लेना फटाफट, 1.5 स्पीड में करके फटाफट देख लेना।
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का, 34 का आंसर क्या है? सी सी, करेक्ट। ये सारे के सारे आपको प्रॉपर लिखवा रखे हैं, वेवर, बसेसरनाथ, अनुबा, और क्या केस लो है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर के? ठीक है गीता, ठीक है, समझ। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर और फंडामेंटल राइट्स के, नहीं वेवर और फंडामेंटल राइट्स को पूछता। बसेसरनाथ वर्सेस मुथिया, और बैरम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बैरम, बसेसरनाथ और मुठिया वाला भी है क्या वर्सेस आईटी कमिश्नर? ठीक है ठीक है। गुड। भाई इसको तो डायरेक्ट लिखा तो रखा है मैंने ये पूरा, और इसमें लॉजिक लगता भी है, बट नहीं भी लगता है तो रट लेना इसको तो, क्योंकि ये 35 का ओल्गा, 35 का ए, ओल्गा किसका बोल रहा हूँ? ओल्गा केस लो से वेवर का, अच्छा अच्छा, ठीक है यहाँ। दैट इज एक्स्ट्रा 36, ये इंपॉर्टेंट है, इसका तो लॉजिक भी है इन सारे का तो प्रॉपर। 36 का सी। पता है ना, यूएन राव ने इंदिरा गांधी पे ये किया था कि जब आपने, सी, ठीक है, वो एक्सप्लेन मैंने प्रॉपर रीड्स वाले पार्ट में सारा कर रखा है, सुनील बत्रा का ईबीएस कॉर्पस से, यूएन राव का क्यों वारंट से, ये सब आपके नोट्स में है। हाँ करेक्ट करेक्ट, नोट्स में डाल रखा है सारा प्रॉपर। अभी देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी ये केस लो है पर्टिकुलर, अब इसमें ये जो गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वाला केस लो है, ये बहुत कोई चर्चित केस लो नहीं है, बट वो नेट में होता है हर बार। आप कई बार मैच द फॉलोइंग में देखोगे कि वो एक या दो ऑप्शन ऐसे देगा कि यार ये केस लो कहाँ से पूछ लिया, बट अगर आपको बाकी ढंग से आता है तो आप सोल्व करके आ जाते हो। 37, मेरा सोल इंटेंशन रिवीजन का ये है कि आप बिल्कुल मोटिवेट होके चलो एग्जाम तक, और ऐसे कुछ समस्या में ना आ जाओ कि डिप्रेशन डिप्रेशन में आ गए, एंजाइटी बढ़ गई। 38, 38 हिमांशी, एक कैसे? 38 का एक कैसे भाई? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी तो 353 में है ना इफेक्ट, तो एक कैसे सही? क्वेश्चन दिख तो रहा है, ये ले मोहम्मद। अच्छा मेरे को क्विकली कोई इंडेक्स सुना दो, 352 से लेकर 360 की इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो। वन कैसे बता रहे हैं हम लोग? करेक्टली में कैसे, करेक्टली में 352 में इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी थोड़ी है। इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी तो 353 में है। 352 में तो इफेक्ट की बात ही नहीं की है। अनम्यूट, हाँ वो कर रहा हूँ। हाँ प्रोक्लेमेशन है बस। आप सुना दो 352 से 360 के अंदर, सुनाना एक बार। 352 सर इमरजेंसी की बात करता है, 353 उसके एफेक्ट्स बताता है कि विच जो भी डायरेक्ट इमरजेंसी? 352, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और उसके 353 इफेक्ट्स बताता है कि यूनियन सारे एग्जीक्यूटिव पावर हैंडल करेगा। 354 हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट करता है। 355 ड्यूटी करता है, वही आर्टिकल 19 वाला, एक्सटर्नल एग्रेशन हम्म, और इंटरनल डिस्टर्बेंस। फिर ठीक है, 358 होता है, उसमें आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है करेक्ट। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे। फिर 359 में आर्टिकल 20 और 21 के अलावा बाकी सब सस्पेंड होते हैं, और उसका ग्राउंड होता है आर्म्ड रेबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर। ठीक है
और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल। आज तक कभी डिक्लेयर हुई है? नो, आज तक नहीं हुई। ठीक है, उसकी टाइम फ्रेम आपको नेक्स्ट टाइम आ जाओ क्विकली। 39 क्वेश्चन। अब ये जैसे क्वेश्चन नंबर है 39। अब इसमें जो ये क्वेश्चन है ना, मंडोसिरी, नागाभूषण, अब ये वुमेन्स एजुकेशन वाला तो फिर भी ठीक है, ऐसे नेट पूछता है 2-5 क्वेश्चन, और उनमें ज्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए खुद को। करेक्ट है अनुभव भी, क्योंकि ऑनेस्टली सही मैं भी रखता था हर एक बैरक के आगे, जैसे हिंदू मुस्लिम लॉ है, टोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आगे बैरक के रटना ऐसे लिख के चिपका के रखता था 4 पेज कि भाई ये रट लो नेट के हिसाब से, ये उनके ही केस लो है, ये भी आपके नोट्स। हाँ, नोट्स में तो मैंने पक्का ही डाल रखा है, नोट्स में तो हर चीज डाल रखी है मैंने प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके। कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशली बहुत तरीके से कवर होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने हेल्प की है अल्टीमेटली, मायने रखता है 25 क्वेश्चन। सोच के देखो, जहाँ पेपर 1 में आप टारगेट कर रहे होते हो कि भाई 25-27 क्वेश्चन से हो जाए, वहां अकेला कॉन्स्टिट्यूशन 27 क्वेश्चन पूछ लिया था पहले वाले टाइम, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और सारे को पकड़ के। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है भाई? ए ए ठीक है। 41 डी। गीता, आपको ये वाली इंडेक्स याद है, सुप्रीम कोर्ट की इंडेक्स पूरी? इसका लॉजिक है, मतलब पूरी लाइन से भी याद ना हो तो तरीके से होती है वो कि अच्छा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन इसमें, क्रिमिनल, सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल का एपेलेट जुरिडिक्शन इधर है, स्पेशल लीव वाला इधर है, एडवाइजरी वाला इधर है, रिव्यू जुरिडिक्शन इधर है, ऐसे। अब भी अच्छे से नहीं हुई, ठीक है ठीक है, कुछ कुछ हो गई है। अनुभव, आपको याद है? मतलब मैं जनरली सुप्रीम कोर्ट वाले को लाइन से नहीं करता था, बट वैसे याद था कि ठीक है, 132, 133, 134, 131 यहाँ एपेलेट की, स्पेशल लीव वाली, फिर 136 की वाली, फिर 136 की रिव्यू, फिर 143 की एडवाइजरी, ऐसे कर लूंगी अच्छे से। ठीक है ठीक है। यस सर, याद सुनाना जरा। 130 में सर सीट की बात करता है, हम्म और 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। 132 में 132 से 134 तक एग्जैक्ट। हाँ एपेलेट के बारे में बात करता है। 134 हम्म ए में सर्टिफिकेट फॉर स्पेशल लीव के बारे में बात करता है। 136 स्पेशल हम्म के बारे में। हम्म 143 एडवाइजरी के बारे में। फिर हम्म 132 आपका उसके बारे में बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में। 133 कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल, हाँ 134 क्रिमिनल, देन हाँ। 136 स्पेशल, और एक और था वो भूल रही हूँ, एक और चीज थी। 143 एडवाइजरी, हाँ 137 रिव्यू। हाँ 137 रिव्यू और 143 एडवाइजरी। ठीक है, रिव्यू में इस बार शायद केस लो भी पूछा था, रिव्यू का कौन सा एक केस था इस बार आपके पेपर में? 2-3 है सर। एक तो सर वो लिली थॉमस वाला है कि उसमें बोला हम्म गया है कि अच्छे से रिव्यू करना है विदाउट बीइंग आर्बिट्ररी। हम्म और एक मैनर्वा मिल भी बोलता है यही चीज। और इसके अलावा शायद एक केस और था एक लेटेस्ट में। केस और था सर, हाँ वो सबसे फर्स्ट केस था, वो याद नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, वो तो आप देख। हाँ, लगभग गीता इस तरह से आप याद कर सकते हो ना, मतलब ये मेन एरिया पड़ता है। फिर अच्छा अनुभव, बाकी 124 से लेके 129 तक कोई इंपॉर्टेंट एरिया जो आपने मिस किया? सर ये सुप्रीम कोर्ट वाला। हाँ, इंडेक्स बेस्ड। यस सर। 124 सर बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट में 33+1 जजेस होने चाहिए। पहले यही रेशियो हम्म 7+1 था, 1 दैट इज हम्म सीजेआई। देन हम्म 124 का 2 बात करता है अंडर द हैंड सील ऑफ प्रेसिडेंट, ये होता है हम्म ओथ वगैरह। और 124 का 3 उसकी एलिजिबिलिटी बताते हैं। हम्म, 65 होता है सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट में 62 होता है। ठीक है। और उसी में बोलते हैं कि हाँ एज ये होना चाहिए। देन क्वालिफिकेशन में बताया जाता है कि हम्म उनको पहले तो 5 इयर्स का जज होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट ऑफ 2 और मोर।
देन 10 years ऑफ एडवोकेसी होनी चाहिए, और एक ही ऐसा है सुप्रीम कोर्ट में ऐसा है कि अगर हाईली डिस्टिंग्विश जूरिस्ट के हिसाब से प्रेसिडेंट उनको जज बना सकते हैं, एक ये भी क्वालिफिकेशन होता है। देन 124 के अंदर उनका डिसमिसल होता है, उसका ग्राउंड होता है मिसबिहेवियर कैप इन प्रूव्ड इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर, और उनका इम्पीचमेंट वाला चीज थ्रू स्पेशल मेजोरिटी, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग, और उनको नोटिस भी दिया जाता है। देन 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं, 124 का 6 ओथ के बारे में बात करते हैं, और 124 का 7 बात करता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो तो आप किसी और कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकते हो। ठीक है। एंड 130 क्या बोलता है? सीट के बारे में। और वहां पे क्या मेंशन है सीट के बारे में एग्जैक्टली? सर ये तो नहीं पता सर, बस इंडेक्स ही पढ़ा था उसका। एक्चुअली एज इन मेंशन नहीं है, बस ऐसे लिखा हो कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड एज सीजीआई विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। अच्छा, विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। हाँ, ये मेंशन है, कोई पार्लियामेंट्री पावर या ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है, आ जाओ आगे वाले। अब बता दो हाई कोर्ट वाले का। दोनों ही इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, मतलब वैसे बार बार पूछने वाले इंडेक्स है। हाई कोर्ट के इंडेक्स पूछता है और सुप्रीम कोर्ट के इंडेक्स। ये बता सर दो। हाई कोर्ट का सर वही 214 में बात करते हैं, और हाँ 214 में हाई कोर्ट के जजेस के बारे में है, मतलब कौन उसका, और 214 का 2 वो बताते हैं, मतलब वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 215 सॉरी। फिर 216 में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट बताते हैं। 217 में क्वालिफिकेशन होता है। 217 के 1 में बात करते हैं, वही प्रेसिडेंट के अंदर उनका साइन वगैरह होता है। देन 217 का सेकंड पार्ट उनका वो रहता है कि 62 इयर्स उनकी एलिजिबिलिटी होती है, 10 इयर्स ऑफ एडवोकेट होने चाहिए, और फिर 21 और इनका भी जो रिमूवल होता है दैट इज थ्रू 124 का ही 4 एंड 5, और यही सेम ग्राउंड्स पे होते हैं, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, वो प्रूव्ड इनकैपेसिटी। और 219 ओथ होता है, और 220 ये बोलता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है बेसिकली कि अगर आप हाई कोर्ट के जज हो तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा और किसी कोर्ट में आप प्लीड नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर करो फटाफट, टाइम भी हो रहा है, थोड़ा और कर लिया। 42 का आंसर क्या है? 42 ए ए एक सेकंड, एक मिनट। हेलो, हाँ जी, मैं बस कॉल करता हूँ आपको 10 मिनट में। हाँ, एक एक ठीक। 43 43 क्विकली आंसर करो। हाँ, ये अच्छा। 43, क्वेश्चन नंबर 43, जल्दी भाई। अनुभा बी, मानिंदर ए, और बाकी लोग आकांक्षा, गीता, भीमानी बी, गीता नो आइडिया, ठीक है। आकांक्षा, पंकज, दीपांकर, सर इसका नो आइडिया, ठीक। मानिंदर आप इसका पर्टिकुलरली ध्यान रखना, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं भी इसमें एक बार अपने टाइम पे पूछा था। नो, इसका आंसर है बी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। यहाँ सिर्फ एक वर्ड का चेंज है, नो पर्सन टू बी इलिजिबल नहीं है, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल है डायरेक्ट में, एक सिंगल वर्ड चेंज। ये लाइन सही है एकदम, नो पर्सन टू बी, बस यहाँ पे इलिजिबल की जगह इनएलिजिबल है, नो पर्सन टू बी इलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पीए।
बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, छोटा सा, बस इनका फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है, इसलिए दोनों फॉल्स। आ जाओ भाई 44। 44 जल्दी जल्दी। ए, सही है सही है सही है। ए। ए, ठीक है ठीक है, क्या है? 1। चलो अच्छी बात है। हिमांशी, वेयर आर यू फ्रॉम बेसिकली, विच स्टेट? ओके, राजस्थान में कहाँ से? जयपुर। एंड एलएलएम कहाँ से किया आपने? विजयू। समझ गया समझ गया समझ गया। शायद गोविंद यादव सर के टाइम पे हो गया। अभी तो वहाँ पे सारडिया है, आपकी वो हेड एचओडी है, नाम थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है। उससे पहले शायद विजयू की तो लगभग फैकल्टी में बजा। गोविंद यादव, ठीक है भाई। आई गेस यू कॉल्ड, शायद आपने कॉल भी किया होगा कभी मुझे, क्योंकि वीडियो में से दो तीन जानवी जुनेजा। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, हाँ आंसर कर दिया आपने 44। ठीक है 45, ये अच्छे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। 45 में सी। ठीक है, बाकियों को समझ में आया क्वेश्चन नंबर 45? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और नोट्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया है रीट को मैंने। रीजन ऑपोजिट है, एग्जैक्टली exactly। और बहुत ही ट्रिकी बात है, रीट को कोई इतना डेप्थ में नहीं पढ़ता है, बट इन्होंने रीट बहुत बार डेप्थ में पूछी है नेट में। केस लो भी अलग ही पूछे हैं 2-3 बार। बाकियों को समझ में आया क्वेश्चन नंबर 45 का? मेरे को लग रहा है बहुतों को नहीं आया होगा, एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। अगर कल मैंने पढ़ाई थी रीट का, एक बार आंसर भी किया था कल रीट में, रिवीजन में आपको प्रोहिबिशन और सर्टियरी को समझाया था अच्छे से। हाँ ठीक है, कर देता हूँ एक्सप्लेन। मोटा मोटा ये बता रखा होगा मैंने। पहले मुझे आप टाइप करो, जुडिशियल रिट्स कौन सी है? क्यू वारंट तो नहीं है भाई। सर्टेरी एंड प्रोहिबिशन जुडिशरी रिट है। हेबियस भी नहीं है। जुडिशियल रिट हाई कोर्ट द्वारा, दो पर्टिकुलरली जो मानते हैं उनको जुडिशियल रिट बोलते हैं, प्रोहिबिशन और सर्टियरी। प्रोहिबिशन को बोलते हैं इट्स ओनली प्रिवेंटिव, सर्टियरी को बोलते हैं इट्स प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। प्रोहिबिशन का सिंपल सा है कि चलते केस में केस से पहले जुरिस्डिक्शन को रोकने के लिए, सर्टेरियरी केस खत्म होने के बाद में वो डिसीजन को क्वेश्चन किया जाता है कि ये जुरिस्डिक्शन बेसिस पे सही नहीं है, या फिर बिल्कुल नेचुरल जस्टिस प्राइमा फेस दिक्कत है उसमें, इसलिए। और यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है इस केस में, इसमें लिखा हुआ है रिट ऑफ सर्टेरियरी इशूड एट ए स्टेज व्हेन प्रोसीडिंग आर इन प्रोग्रेस, जबकि सर्टेरियरी वाली रिट जो है वो बाद में होती है, जब प्रोसीडिंग्स एंड हो जाती है बाद में, टू फॉरबिड द अथॉरिटी फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स। और प्रोहिबिशन का लिखा है इशूड एट ए स्टेज व्हेन अथॉरिटी हैज गिवन अ फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन होने के बाद तो सर्टेरियरी वाली यूज की जाती है, प्रोहिबिशन वाली नहीं की जाती है। इसलिए प्रोहिबिशन को प्रिवेंटिव बोलते हैं, जबकि सर्टियरिटी को क्यूरेटिव एज वेल एज प्रिवेंटिव बोलते हैं। नोट्स में देखना, जैसे रिट पिटीशन के नोट्स में। आ जाओ 46। 46। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन स्क्रीन नंबर डायरेक्ट 46 खुल नहीं गया दिख सर, रहा? सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। डायरेक्ट खुल गया। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी सॉरी, कर देता हूँ। नहीं, एक सेकंड, नहीं नहीं अभी भी बैर है। नो पॉइंट, यस अभी सर। दिख रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 46 बताओ बताओ।
ठीक है हिमांशी सर, प्लीज अपलोड द रेस्ट क्लासेस बिकॉज माय रिवीजन इज पेंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो बाय अटेंडिंग योर टुडे सेशन आई रियलाइज दैट आई कैन रिवाइज बाय हेल्प ऑफ योर क्लासेस। ठीक है, कर देंगे। यूट्यूब पे फर्स्ट रिवीजन दे रखा है, आज थर्ड है, सिर्फ सेकंड अपलोड करना है, वो कर दूंगा, अच्छे से देख लेना। शेयर भी कर देना, इतना मेरे लिए कर देना, बाकी हम आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 सी। ओके, सही आंसर 47। जल्दी से बताइए 47। डी करेक्ट, एकदम डी, अकॉन्शियस करेक्ट है। डी, डी। ओके, 48। 48। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा नेट के हिसाब के टाइप का क्वेश्चन है। क्या होता है नेट में कुछ क्वेश्चन वास्तव में ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई ये कहाँ से पूछ लिया, क्योंकि जुडिशरी तो क्वांटिटी पे चलती है लगभग। कट ऑफ जाएगी 82 85 प्रीलिम्स की। एमपी में एक टाइम पे जब 21 की बात है, वो कट ऑफ गई थी 150 में से। प्रीलिम्स की कट ऑफ थी 150 में से 126, जबकि 3 क्वेश्चन ऐसे कुछ डिलीट थे। तो वो कट ऑफ हो गई थी लगभग 85% कट ऑफ 100 में से। सिर्फ प्री की, जज भी नहीं बना रहे, प्री की कट ऑफ, क्योंकि क्वांटिटी पे ज्यादा चलती है जुडिशरी। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस थोड़े ऊपर नीचे अजीब से होते हैं, बट 65% 70 पे तो आपका हो ही जाता है जी यार। ओके, करेक्ट। देन 49, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में अनुभव सी, मोहम्मद आसिफ। 49 में सी कैसे गई? 49 का आंसर करना बाकी। क्योंकि सर असर्शन में सर स्टेट लाइज विद द गवर्नर नहीं, हाई कोर्ट होगा ना, तो जुडिशरी है फिर ना। फोर हो गया ना, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ना सेशन का। तो सी में तो ए ट्रू तो देख रखा है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, एग्जैक्टली। तो डी आंसर हुआ ना अनुमान। आपने सी लिख दिया था गलती से। हाँ सर, यही किया था सर पिछले पेपर में, हाँ हाँ, गलत गोले ऐसा। भरे थे। हाँ ये ध्यान रखना। हाँ ये बहुत खास चीज है, ये कई बार उल्टा असर कर जाती है। बट इस बार एक चीज और, इस बार तो ऑनलाइन है तो सच में क्लिक करना। ऑनलाइन में ज्यादा वो होता है, क्योंकि ऑफलाइन में तो फिर भी पेपर सामने दिखता है, फटाफट अपन चेक भी कर लेते हैं। ऑफ ऑनलाइन में तो जिसको ऑनलाइन कंफर्टेबल नहीं हो ना, वो, मेरे लिए पर्सनली ऑनलाइन बहुत डेंजरस चीज है। वो मैं कैलकुलेशन अच्छे से नहीं कर पाता ऐसे स्क्रीन पे देखे, तो वो ज्यादा मेरे को प्रॉब्लमेटिक लगती है। यस सर, ऑफलाइन ही होता है ये वाला भी। हाँ सही में, ऑफलाइन तो क्या होता है, पेपर सामने होता है आपके, आई कांटेक्ट, और बिल्कुल मैथमेटिकल चीज, रीजनिंग आप साइड में पेपर को करके कर लेते हो। ऑनलाइन में सामने देख रहे हो, अच्छा ये डिजिट, फिर आप रफ में लिख रहे हो, फिर नीचे देख रहे हो, फिर इधर तो कॉन्टेक्ट पूरा सामने होता है दोनों चीज। हाँ, ऊपर नीचे करते टाइम वेस्ट होता है, लेफ्ट राइट करो। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में तो वो उसको ऊपर लेके जाओ, फिर वो स्टेटमेंट देखना है तो फिर नीचे लेके आओ। तो ऑनलाइन तो ज्यादा मेरे को तकलीफ वाला लगता है। क्वेश्चन नंबर 50 बताओ फटाफट। बी सही है। आर्टिकल बताना साथ में, कौन सा आर्टिकल में दे रखा है। आर्टिकल भी बताओ साथ में। सही है, सही है। बाकी लोग भी बताओ भाई आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कहाँ लिखा है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट है एडिशनल कोर्ट्स बनाने की।
105 कैसे? 247 को खोल के देखो, आर्टिकल 247। रिलेशन जब पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव वाली रिलेशन, मैंने बोल रखा है कि एक इंडेक्स और इम्पोर्टेंट है, वो है आर्टिकल 245 से 255। फिर इंटर स्टेट रिवर और वो बॉडी 263 वाला आर्टिकल। ओके, बाकी भी देख लेना भाई इस आर्टिकल को पर्टिकुलरली। जो जो मैंने आर्टिकल बताए उनकी गड़बड़ी मत करना। उनमें सुप्रीम कोर्ट के इंडेक्स, हाई कोर्ट के इंडेक्स, इमरजेंसी के इंडेक्स, 245 से 255 के इंडेक्स, और 1 से लेके 151 तक लगातार सारा याद। स्टेट वाली प्लस 89 के फॉर्मूला से, शेड्यूल्स पूरे के पूरे 12, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कर लेना उसका रिवीजन, बाकी हम करवा देंगे। तो बाकी करेंगे आई होप। और तैयार होके आना अच्छे से। लास्ट मुश्किल से 2 क्लास और लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन की, क्योंकि उसके बाद में इंडेक्स बेस्ड रिवीजन चलाएंगे और हाई इंटेंसिटी के साथ। सेमेस्टर लगभग खत्म ही हो चुका है हमारे पास भी टाइम, और यही बैच ऐसा है जिसमें मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं खुद एक बार डिसाइड करूंगा कि एग्जैक्टली कैसे प्रोसीड करना है। बाकी ऐप पे तो सारा है, एक बार गवर्नमेंट का खप्पा लगना भी जरूरी है सबकी पोस्ट पे। बाकी कल करके आना लगभग, क्योंकि कल पूरा यूनियन खत्म कर देंगे, लास्ट तो रेपअप होगा पूरा रिवीजन का। कि यही होती है मैंने भी कॉन्स्टी के मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट के कॉन्स्टिट्यूशन को 5 दिन के लगभग दिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ, हायर एजुकेशन की क्लास डाल दी है अनुभा। नोट्स एक बार देख लेता हूँ कौन सा रह गया, वो वाले नोट्स भी डाल दूंगा। हायर एजुकेशन की सिर्फ 4 क्लास कराई है, 4 क्लास में रेडी हो जाएगा हायर एजुकेशन, और उतना आप रख लेना अच्छे से। रिसर्च मेथोडोलॉजी हायर एजुकेशन, एक नोट्स रह गया है राधा कृष्ण। ठीक है, आज कोई नोट्स डाले हैं सर आपने? नहीं, आज नहीं डाले हैं। एक सिर्फ हायर एजुकेशन का नोट्स रह रहा है, वो मैं डाल दूंगा पक्के से। और सारे ध्यान रखना, आज एक मस्त लाइन पढ़ी थी और वो सच में बहुत सही है। मतलब एक लड़का बोलता है कि सर कोई दूसरे सर को बोल रहा था कि ये जो सर फीस है ये वो, ठीक है हम समझते हैं, आप सबने एलएलबी कर रखे है, आपके समय की वैल्यू सबसे ज्यादा है। आज आप नेट क्लियर करोगे, नेक्स्ट 6 महीने में तो आप कम से कम, मेरी फीस क्या है 8,000, और आप अगर 60,000 भी पे करवाओगे कहीं से, 58,000, चलो 50 भी कराओगे तो 3 लाख रुपए होते हैं। तो आपके समय की सबसे ज्यादा वैल्यू है। समय के साथ कॉम्प्लेक्स होते जाएगा आपका जीवन, आगे जाके शादी की जिम्मेदारी ये वो, लड़कों को परिवार चलाने की, गर्ल्स को भी है साथ में सारी। तो ऐसे बिल्कुल ध्यान के रखना है इंसान। चलो गुड बाय। नाइस, इट वाज रियली अ गुड रिवीजन विथ यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में पूरा रेडी होके आना, बिकॉज मैं भी आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा। फिर मैं जहाँ जहाँ काम कीजिए, अभी तो पर्टिकुलर सेक्शन से कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो कल होगा उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। अच्छा, मेरे को एक चीज और बता दो, कल संडे है बट आप कितने लोग रेडी हो क्लास के लिए? कल संडे है बट कितने लोग रेडी हो क्लास के लिए, या फिर ये चाहते हो कि हमें ऑफ चाहिए? जो भी है अभी बता दो यार, क्योंकि मैं पोल कर रहा हूँ। इससे बढ़िया गीता रेडी, अनुभा रेडी, हिमांशी रेडी, रेडी रेडी, ठीक है। लगभग क्राउड रेडी है, आकांक्षा रेडी। हाँ, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस भी करना चाहिए। हमने भी हमारे अटेम्प्ट में वो मार्च में लगी थी सर कौन कौन से क्वेश्चन गलत। यस सर, क्वेश्चन नंबर गलत है, एक तो क्वेश्चन नंबर 1, और एक अनुभा ने आज पर्टिकुलरली कौन सा क्वेश्चन बताया था, 1 का आंसर गलत है। मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है, आंसर में गलत है। डी शायद 1 का, वो जो मैंने कल बताया था ना वो, और आज एक अनुभा ने क्वेश्चन बताया था, वो कहाँ पे लिखा था मैंने, वो 2 क्वेश्चन को ठीक करना है। 1 का तो 30 सिर्फ30 आंसर। 30 हाँ हाँ हाँ, तो ये वाले जो 2 सर और क्वेश्चन है मतलब, सर और कोई बस भी है क्या? वो और कोई होंगे तो हम देख लेंगे, है ना। और कोई बाकी होंगे तो दिख जाएगा वो, ठीक है। हिमांशी वो क्वेश्चन यूट्यूब पे डाल दूंगा पूरी लेक्चर। मनिंदर, हिमांशी, पंकज चौहान तो है नहीं, सिद्धार्थ, आप सब लोग चेक कर लेना और शाम को मैसेज कर दूंगी, ठीक है सर। हाँ, अनुभव आपने सारा कर रखा है तो वो मेरे को मैसेज कर देना, वो उसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे अपडेट्स लेते रहना। गुड बाय, टेक केयर, पढ़िए अच्छे से।